हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास गुप्ता। आप लोगों का स्वागत करता हूं गुप्ता टेक्निकल 7.0 में। तो आज हम देखने वाले हैं यूरिया के बारे में। ठीक है, तो यूरिया के बारे में पूरी जानकारी यहां पे देखेंगे और यूरिया कैसे बनाया जाता है प्लांट में, इसका फ्लो शीट के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा यूरिया प्रोडक्शन का फ्लो शीट कि प्लांट में कैसे कैसे बनता है। ठीक है, ये ऑटोक्लेव है और ये 3 इवापोरेटर लगा है और ये एक ड्रिलिंग टावर है। तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। इससे पहले कि हम जान लें यूरिया के बारे में कि यूरिया क्या होता है। तो यूरिया एक नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र होता है जिसमें नाइट्रोजन 46.6% पाया जाता है। और नाइट्रोजन क्या है, पौधों के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। इससे क्या होता है, जो हमारे पौधे होते हैं उसका अर्ली ग्रोथ होता है, यानी कि वो यूरिया हम खेतों में डालते हैं तो जो पौधे होता है उनका विकास तेज़ी से होता है और जो पत्ते रहते हैं वो हरे भरे रहते हैं। इसके लिए हम यूरिया का यूज करते हैं। तो भारत में अधिकतम मात्रा में यूरिया का यूज किया जाता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र के रूप में। बाकी इसके अलावा दो और प्राइमरी न्यूट्रिएंट है फर्टिलाइज़र के रूप में पौधों के लिए, जैसे कि पोटेशिक फर्टिलाइज़र और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। ठीक है, तो इसका भी हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे, पोटेशिक फर्टिलाइज़र और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। बाकी मिक्स फर्टिलाइज़र भी आता है, कम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उनका यूज भी देखेंगे कि किस फसल के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज किया जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे यूरिया को देखते हैं कि यूरिया, ठीक है, तो यूरिया का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 135 डिग्री है। आइए इसको चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं यूरिया के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए, ये अमोनिया की कुछ चार्ट में दिखाया हुआ रिएक्शन के बारे में और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। ये केमिकल फार्मूला है अमोनिया का NH2CuNH2। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट है इसका 60। ठीक है ना, अमोनिया का ये कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, तो नाइट्रोजन का है वो एटॉमिक वेट कितना होता है 14 प्लस ये हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो यानी 2 है तो इसका कितना हो जाएगा 2। और ये कार्बन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये 12 होता है। इनकी जो पीरियडिक टेबल में है ना उसमें इसका एटॉमिक वेट होता है, उसी को हम बोलते हैं। और ऑक्सीजन का कितना होता है, ये 16 होता है। और फिर नाइट्रोजन का कितना 14, और फिर हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर वेट तो होगा। और नाइट्रोजन की परसेंटेज, यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है उसको हम देखते हैं। तो ये टोटल हो गया किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसमें जो कंपाउंड है उसमें कैसे निकालते हैं उसका परसेंटेज। ठीक है ना, उसका वेट खुद का बटा टोटल वेट लिखेंगे और गुणे 100 कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखते हैं नाइट्रोजन इसमें कितना है, यहाँ पे 2 जगह ये नाइट्रोजन का, ये यानी कि 2 नाइट्रोजन है। 14 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 बटा टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 60 आया, गुणे 100 आया। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 28 को काटेंगे, 6 चौको 24 4 बार में। ठीक है, बचा कितना 4 बचा, और 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। 40 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना, 6 छके 36 46, फिर 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो फिर 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, यानी कि ऐसे आता रहेगा 6 6, इसलिए हमें ये 46.6 ले लिए। ये 46.6 क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा रहती है यूरिया में। बाकी इसकी मेल्टिंग पॉइंट देखें तो 132.7 डिग्री सेंटीग्रेड है। 132.7 पे ये क्या है, ये मेल्ट हो जाएगा। यानी कि अगर क्रिस्टल में है तो 132.7 पे ये लिक्विड में बनना चालू हो जाएगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका नहीं होता है। ठीक है, ये यूरिया है ना, इसको ये डिकम्पोज होता है, इसको हीट करने पे क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। और एसपी ग्रेविटी का है तो ये 1.3 होता है, यानी कि ये पानी से भारी होता है। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी इसकी का है तो हाईली इन वाटर, ये वाटर में बहुत ही ज़्यादा सॉल्युबल होता है यूरिया। बाकी अपीयरेंस की बात करें, यानी कि कैसा दिखता है, तो ये वाइट क्रिस्टल दिखता है, यानी कि सफ़ेद कलर का क्रिस्टल के रूप में होता है। ठीक है ना, यानी कि सॉलिड स्टेट में रहता है। और इसका यूज किस में करते हैं, मेनली फर्टिलाइज़र में करते हैं इसका यूज। ठीक है,
और इसका ये 3 केमिकल रिएक्शन होती है इस पूरे यूरिया बनाने में। तो आइए देखते हैं। पहला जो रिएक्शन होती है ऑटोक्लेव में, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिल के बनाता है ये NH4COONH2। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ठीक है। ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, ठीक है। नाइट्रोजन दो है, तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन, एक यहाँ पे, दो हो गया। और 6 हाइड्रोजन है, इधर देखिए 4 यहाँ पे हाइड्रोजन, 2 यहाँ पे, यानी कि इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया। ये है, ये बढ़ गया, इसको बोलते हैं हम अमोनियम कार्बामेट। और ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ पे जो हीट है कितना है, -37, यानी कि 37.4 किलो कैलोरी। इस रिएक्शन में 37.4 किलो कैलोरी ऊर्जा यानी कि जो हीट है वो रिलीज होती है। उसका जो सेकेंड रिएक्शन आता है वो अमोनियम कार्बामेट का डिहाइड्रेशन करते हैं, या फिर कहें तो डीकम्पोजिशन करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे हीट को हम देते हैं, कितना हीट देते हैं, तो 6.3 किलो कैलोरी हीट इसको देते हैं। तो इससे क्या है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे NH2CO और NH2 प्लस H2O। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 कंपाउंड है, यहाँ पे नाइट्रोजन के एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 2 कंपाउंड हो गए। हाइड्रोजन 4 है और 2 6 है। इधर देखिए 2 इधर कंपाउंड, 2 इधर, 4 हो गए, और 2 इधर, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, नहीं बैलेंस हो गया ये इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यूरिया। ये NH2CO NH2 ये यूरिया बन गया। और जो एंडोथर्मिक है, ये दोनों ही रिएक्शन ऑटोक्लेव में होता है। और इसको ओवरऑल हम रिएक्शन देखें तो एक्सोथर्मिक ही है, ठीक है। बाकी एक तीसरा रिएक्शन होता है, ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है, ठीक है। ये है यूरिया है। यूरिया के जो 2 मॉलिक्यूल है इसको ज़्यादा हीट करते हैं, यानी कि ये ज़्यादा हीट होता है ना, तो ये ब्यूरेट का फॉर्मेशन बना लेता है। NH2CO NH2 प्लस अमोनिया रिलीज होता है, यानी कि ये ब्यूरेट में बन जाता है, जो कि ये क्या है, ये टॉक्सिक है, यानी कि ये पौधों के लिए बहुत ही विषैला है। तो ये अगर ब्यूरेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी यूरिया में, तो हम उसका फर्टिलाइजर के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो पौधों पे बैड इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो ये चार्ट हो गया। आइए अब देखते हैं फ्लोशीट के माध्यम से यूरिया को पूरा डिटेल में। आइए अब देखते हैं फ्लोशीट के माध्यम से कि यूरिया कैसे बनता है। तो यूरिया की जो रॉ मटेरियल है क्या है, अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है। 2 रॉ मटेरियल है यूरिया को बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड ये नॉर्मल, इसका क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो माइनस में है 33 डिग्री। इसलिए ये हमारा क्या है, ये दोनों ही गैसियस स्टेज में रहता है। तो हम इसे ऑटोक्लेव में, यानी कि ये हमारा ये ऑटोक्लेव है, यानी कि ये एक रिएक्टर है। रिएक्टर में रिएक्शन कराने के लिए इसको क्या है, कंप्रेस करते हैं। ये गैसियस फेज में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल लेते हैं और ये 3 से 5 मोल अमोनिया लेते हैं। ये अमोनिया की मात्रा इतनी ज़्यादा क्यों लेते हैं, अभी हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं कि अमोनिया की एक्सेस मात्रा हम क्यों लेते हैं। इन दोनों को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर के माध्यम से, और कंप्रेस करके इसे ऑटोक्लेव में एंटर कराते हैं। यहाँ पे ऑटोक्लेव में जाता है, और यहाँ पे क्या है, इसका टेम्परेचर 185 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और प्रेशर 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, यानी बहुत ही ज़्यादा इसका टेम्परेचर और प्रेशर है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पे यहाँ पे रिएक्शन होता है, जो कि अभी बताया हूँ पहले, जो रिएक्शन है अमोनिया का और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस ऑटोक्लेव में रिएक्शन होता है। देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया दोनों ऑटोक्लेव में जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 185 डिग्री से टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये अमोनियम कार्बामेट बनाता है, ठीक है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और इसी ऑटोक्लेव में फिर एक और दूसरा रिएक्शन होता है, जो अमोनियम कार्बामेट होता है उसका डीकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अमोनियम कार्बामेट का डीकम्पोजिशन होता है, यानी डिहाइड्रेशन का है या डीकम्पोजिशन का है, ठीक है। यानी कि अमोनियम कार्बामेट से वाटर अलग होता है, तो यहाँ पे यूरिया बनता है। और इसमें यहाँ पे यूरिया लगभग 33 से 35% यूरिया बनता है यहाँ पे। बाकी सब यहाँ पे क्या रहता है, अमोनियम कार्बामेट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड अनरिएक्टेड कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अनरिएक्टेड अमोनिया रहता है, जिसको हम यहाँ से, ये थ्रोटलिंग वाल्व है, इससे हम पास कराते हैं, ठीक है।
यहाँ से हम पास कराते हैं तो यहाँ पे क्या है, इसका प्रेशर जो है 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। चूँकि यहाँ पे 33 से 35% हमारा यूरिया है और इसको हमें यूरिया को जो चाहिए वो 99% चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, बाकी जो इसमें है लिक्विड के रूप में, ये जो अमोनियम कार्बामेट है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो एक्सेस मात्रा में, इसको हम इवेपरेटर, 3 इवेपरेटर लगा है, तीनों इवेपरेटर के माध्यम से अलग अलग स्टेप पे हम इसको सेपरेट करते जाएंगे और इसको और ही कंसनट्रेट करते जाएंगे और कंसनट्रेट करते करते यहाँ पे 99% हम यूरिया प्राप्त करेंगे। तो आइए यहाँ पे जब हम इसका प्रेशर रिड्यूस करते हैं, 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या थ्रोटलिंग वाल्व से प्रेशर रिड्यूस करते हैं, यहाँ पे 27 एटमॉस्फेरिक 27 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। ये है फ्लश इवेपरेटर, ठीक है ना। यहाँ से आएगा, यहाँ का जो इसका जो हीट है 185 डिग्री सेंटीग्रेड है हीट। तो यहाँ पे क्या है, हम कूलिंग वाटर यहाँ पे यूज करेंगे हम वाटर का, ठीक है ना। ये वाटर का यूज करेंगे, जो कि ये जो हमारा जा रहा है यहाँ पे स्लरी के रूप में, लिक्विड के रूप में, तो इसका जो हीट है ये इसमें कन्वर्जन हो जाएगा। जो पानी है यहाँ पे स्टीम बन जाएगा इसका हीट लेके, और ये स्टीम का जो यूज है हम प्लांट में अलग अलग कार्य के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर भी कंट्रोल हो गया। और बाकी देखिए यहाँ पे जो ये रिएक्टर है, इसमें जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि जो जब डिहाइड्रेशन करते हैं ना अमोनियम कार्बामेट का, तो उसके लिए हम हीट देते हैं, लेकिन बहुत ही कम हीट देते हैं। और जो अमोनियम कार्बामेट जब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है, यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्सोथर्मिक ही है। तो इस रिएक्टर का टेम्परेचर हमें कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे बाहर ऑटोक्लेव के बाहर ये जैकेट रहता है, और जैकेट में कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है। यहाँ पे कूलिंग वाटर जाएगा, यहाँ से नीचे से एंटर करेगा और यहाँ से ऊपर से कूलिंग वाटर रिमूव हो जाएगा इसका हीट लेके। तो इस प्रकार हम इस ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है हम मेंटेन रखते हैं 185 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बाकी हम देखते हैं ये फ्लश एवेपरेटर में, यहाँ पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आया, यहाँ से हम रिड्यूस कर लिए, यानी कि ये पानी से जिसको ठंडा करके 140 लाए, और ये थ्रोटलिंग वाल्व से हम प्रेशर भी कम कर लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लश होगा, यानी कि जो जैसे अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनियम कार्बामेट है, ज़्यादा प्रेशर पे था, लिक्विड था, अब यहाँ पे प्रेशर कम जैसे होगा ना तो वो फ्लश होगा, यानी कि वेपर बनेगा, पार्शियल वेपर बनेगा, जिसको हम ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ पे रिसाइकल हम कर देंगे, ठीक है। वापस इस प्रोसेस के लिए यहाँ से रिसाइकल कर देते हैं, ठीक है ना। हाई प्रेशर रिसाइकल सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 27 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और वहीं पे इसका जो भी है अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जो भी एक्सेस में बच गया, तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आया, और इसको फिर हम यहाँ पे और ठंडा करेंगे इसको, इसके लिए फिर हम यहाँ पे H2O का यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे स्टीम बन जाएगा, इसका टेम्परेचर और कम होगा, और थ्रोटलिंग वाल्व पे से इसका जो प्रेशर है 27 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1 एटमॉस्फेरिक तक करेंगे। ये है फ्लश ड्रॉप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो यहाँ से और भी प्रेशर कम हुआ तो क्या है वेपर में बनेगा और वेपर यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे हाई प्रेशर था, इसलिए हाई प्रेशर रिसाइकल सॉल्यूशन बोलेंगे, और यहाँ पे लो प्रेशर है इसलिए ये लो प्रेशर रिसाइकल गैस बोलेंगे। यहाँ पे गैस जा रहा है, तो यहाँ इसको हम क्या करते हैं, रिसाइकल कर लेते हैं, फिर ऑटोक्लेव में भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ मात्रा में यहाँ पे अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड ये सब निकल गया, कुछ मात्रा में यहाँ पे निकल गया। तो अब हमें यहाँ पे 80% एक्वस यूरिया, ठीक है ना, 80% हमें एक्वस यूरिया मिल गया। एक्वस का तात्पर्य ये है, एक्वस का तात्पर्य है पानी का, पानी, यानी कोई भी सॉल्यूशन है अगर वहाँ पे एक्वस का जिक्र कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि उसमें पानी है। तो यहाँ पे 80% एक्वस यूरिया, यानी कि 80% यूरिया है, बाकी का जो 20% है वो यहाँ पे पानी है, ठीक है। तो इसका हम यूज करते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी अगर हमें और चाहिए तो यहाँ पे फिर यहाँ पे पानी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का यूज करेंगे इसको और ठंडा करने के लिए, ठीक है, और इसका यहाँ पे स्टीम का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ये भी स्टीम का हम यूज कर लेंगे। बाकी इसको हम लेके आते हैं वैक्यूम इवेपरेटर में। यहाँ पे 60 mmHg रहता है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सामान्य, इससे कम रहता है, यानी कि प्रेशर नेगेटिव में रहता है, यानी कि पहले तो वैक्यूम रहता है यहाँ पे 60 mmHg, और इसका टेम्परेचर रहता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे वैक्यूम है, तो इसमें जो भी बचा हुआ है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट जो भी है यहाँ से निकल जाती है। और बाकी अब यहाँ पे जो बचा है एकदम कंसनट्रेटेड हो गया, यानी कि एकदम गाढ़ा हो गया, मोल्टेन 99% मोल्टेन यूरिया है, ठीक है ना। 99 प्लस होता है, 99% से भी अधिक होता है यहाँ पे यूरिया। बाकी पॉइंट में कुछ है उसमें यहाँ पे ब्यूरेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये तो बन गया। अब इसका जो यूरिया है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 132.7 है, और इसको 135 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आए हैं, ठीक है ना, 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि ये मोल्टेन है। अब इसको हमें, चूँकि जो यूरिया है इसका जो प्रोडक्शन होता है दाने के रूप में होता है, तो दाना बनाने के लिए हम प्रिलिंग टावर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो मोल्टेन यूरिया है उसको लेके जाएंगे ऊपर कूलिंग टावर के ऊपर, यहाँ पे यहाँ से स्प्रे कराते हैं। जैसे कि देखे होंगे कई सारे जगह पे जैसे बूंदी वगैरह बनाया जाता है, तो क्या है, बेसन को जैसे एकदम स्लरी टाइप का बना के फिर उसको छाना जाता है, तो वो बूंद बूंद आ जाता है। वैसे यहाँ पे क्या है, लगा रहता है, ठीक है ना, वाल टाइप का, एक कटोरी टाइप का, उसमें जो मोल्टेन यूरिया आता है और वो घूमता रहता है, और बाकी वो स्प्रे होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लिक्विड है उसकी जो प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के कारण क्या है, वो गोलाकार रूप धारण कर लेती है, यानी कि ये गोल गोल बूंद के रूप में आ जाता है। और इसकी हाइट जो है 80 से 120 मीटर रहती है, ठीक है ना, 80 से 120 मीटर रहती है अप्रॉक्सीमेट हाइट इस प्रिलिंग टावर की। तो ये काफ़ी ऊंचाई से, चूँकि ये मेल्टिंग पॉइंट के पास ही है, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ से स्प्रे कराएंगे तो ये नीचे आते आते यहाँ तक बॉटम पर तक ये 80 से 120 मीटर हाइट बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ से आते आते क्या है, वो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब बाकी हम एक्सेस उसको कूलिंग करने के लिए जैसे कूलिंग एयर का नीचे से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कूलिंग एयर जाएगा यहाँ से जाएगा, और जो यूरिया है उससे कांटेक्ट में आके उसको और ठंडा करेगा, और ठंडा होने के बाद से क्या है, वो दाने के रूप में हो जाएंगे और नीचे यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, और जो हॉट एयर है वो ऊपर से एग्जिट हो जाएगा, और यहाँ से हम नीचे से क्या है, यूरिया को ग्रेनुअल रूप में प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ये लेस देन 1% ब्यूरेट है। ब्यूरेट क्या है, ब्यूरेट एक अनडिजायरेबल रिएक्शन है, ठीक है, जो कि प्लांट्स के लिए एक टॉक्सिसिटी का काम करता है। यानी कि अगर ब्यूरेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी और हम यूरिया का यूज करेंगे खेतों में, तो उसके पत्ते क्या है, सूख जाएंगे, यानी कि उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम क्या है, जो ब्यूरेट है उसको मिनिमाइज करते हैं, यानी कि 1% से कम ही रखते हैं, ठीक है। तो कैसे बनता है ये ब्यूरेट, ब्यूरेट क्या है, इसको अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 135 डिग्री है, इसको 140 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अंडर वैक्यूम इसको 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर गर्म कर दे, तो जो यूरिया है ना, यूरिया के जो दो मॉलिक्यूल्स मिलके ये ब्यूरेट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है, जो कि हानिकारक है। और ये फॉर्मेशन, यूरिया की जो फॉर्मेशन है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, 3 से 5 अमोनिया इसमें डाल रहे हैं। तो अमोनिया की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ब्यूरेट का जो फॉर्मेशन है वो कम से कम होगा, ये मिनिमम होगा। अगर यूरिया की मात्रा अगर हम कम डाल देंगे तो क्या है, जो ब्यूरेट की बनने की जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पे यूरिया है ग्रेनुअल के रूप में मिल गया, दाने के रूप में। अब इसको हम एयर फिल्टर के माध्यम से लेके जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ से एयर फिल्टर से वो पास होगा, वहाँ से एयर जाएगा, तो जो भी है इसमें मान के चलिए नीचे आया तो कुछ बारीक हो गया, ठीक है। तो इसकी जो पाउडर फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि टकरा टकरा के जो टूट जाएगा ना बारीक, उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। बाकी जो दाना दाना है उसको हम आगे पास कराते हैं, बाकी उसको बैगिंग में पैक करके फिर हम मार्केट के लिए सेलिंग कर देते हैं। तो ये रहा यूरिया का बनाने की जो विधि है, ठीक है ना। तो
ये है यूरिया। बाकी और सारे केमिकल टेक्नोलॉजी की या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी एक एक करके यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।